Hello student, welcome to DAV online classes। आज की क्लास में बेटा हम लोग ज़ूलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे। और कल जो पढ़ाया गया था याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था कि प्रोटिस्टा, फिर से आज प्रोटिस्टा का ही क्लास होगा बेटा। तो प्रोटिस्टा में हमने बताया था बेटा कि दो प्रकार के प्रोटिस्टा, एक का नाम पादपसम प्रोटिस्टा और दूसरे का नाम था बेटा जंतु सम, और उस तीसरे नंबर का या दूसरे नंबर का जो था वो कवकसम। तो कवकसम प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ लिए थे और पादपसम प्रोटिस्टा पढ़ लिए थे। और कल ही हमने बताया था कि जो अगली क्लास आएगी वो किसके बारे में आएगी, जंतु सम प्रोटिस्टा के बारे में आएगी। तो आज की क्लास किसके बारे में होगी, जंतु सम प्रोटिस्टा। कक्षा 11 के बच्चों के लिए क्लास होगी ये बेटा। तो पढ़ेंगे हम लोग आज। आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है जंतु सम प्रोटिस्टा, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं प्रोटोजोआ। याद रखेंगे बेटा, क्या किस नाम से जानते हैं, प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें बेटा, प्रोटोजोआ जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से शुरू होता है क्लास कि प्रोटोजोआ जो शब्द है वो कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ प्रोटोजोआ के क्या हैं, सदस्य हैं, जो आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बेटा, अमीबा, युग्लिना, फिर क्या है ट्रिपेनोसोमा, डाइडिनम, इस तरह से, या पैरामीशियम, इस तरह से बेटा बहुत से क्या है बेटा प्रोटिस्टा हैं, जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे पिछली आगे क्लासों में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोटोजोआ शब्द है, प्रोटोजोआ जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो क्या है बेटा प्रोटॉस, क्या लिखा है प्रोटास, और दूसरा जो शब्द है वो जून है। तो याद रखेंगे बेटा, प्रोटास का मतलब वेरी फर्स्ट मतलब सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, या केवल हम बोल सकते हैं फर्स्ट, और जून का मतलब एनिमल। तो पृथ्वी पर या सृष्टि पर पाए जाने वाले सबसे पहले जो एनिमल हैं वो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। सबसे निम्न श्रेणी के, बोलेंगे बेटा सबसे निम्न कोटि के और सरलतम संरचना वाले जंतु हैं। सबसे निम्न कोटि के सरलतम संरचना वाले जंतु हैं बेटा, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जंतु हैं। प्रोटास का मतलब वेरी फर्स्ट या सबसे पहले, और एनिमल मतलब एनिमल, या जून मतलब एनिमल। तो सबसे पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वही क्या है बेटा, प्रोटोजोआ हैं। देखेंगे कैसे होते हैं, तो लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय, कब सब के सब कैसे हैं बेटा, यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। और पूर्ण शरीर जो है, मतलब पूरा शरीर जो है, पूरी एक कोशिका का शरीर बना है, शरीर जो है पूरा एक कोशिका का ही बना है। और पूरा शरीर क्या है, सुकेंद्र के यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह कार्य करता है। याद रखें बेटा क्या है कि सबसे सरलतम संरचना वाले और निम्न कोटि के जंतु हो, और फिर भी क्या है इनका जो बहुकोशिकीय जंतुओं के समान क्या है कि सभी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी क्रियाएं क्या हैं बहुकोशिकीय जंतु क्या है प्रदर्शित करते हैं या करते हैं, वे सभी जैविक क्रियाएं क्या है अकेली कोशिका से बना जंतु मतलब प्रोटोजोआ भी करता है। इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं, अकशेरुकी या अकोशिकीय। याद रखें बेटा, नॉन सेलुलर, क्या कह सकते हैं, नॉन सेलुलर, या इसको हम असेलुलर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, असेलुलर, अकोशिकीय या नॉन सेलुलर, अकोशिकीय जंतु भी कहते हैं। लगभग क्या है बेटा कि 64,000 प्रजातियां पाई गई हैं। इनकी विद्यमान जो प्रजातियां हैं वो कितनी हैं, लगभग 64,000 हैं। उनमें से क्या है बेटा कि कुल जातियां जो हैं वो 64,000 हैं। लगभग 32,000 क्या हैं आज भी विद्यमान है, मतलब आज भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और लगभग 32,000 ही क्या हैं विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब ज्ञात प्रजातियों की संख्या बताएं तो 32,000,
और विलुप्त प्रजातियों की संख्या बताएं, वो भी क्या है बेटा 32,000 है। याद रखें बेटा कि प्रकृति में प्रोटोजोअन जंतुओं की कुल संख्या किसी भी अन्य संघ के सदस्यों की कुल संख्या से कहीं अधिक है। याद रखें बेटा कि कहने का क्या मतलब है कि जितनी संख्या प्रोटोजोआ जंतुओं की है उतनी संख्या अन्य जंतुओं के या अन्य संघों के जंतुओं को मिला लिया जाए तो भी क्या होगा कि अन्य संघों के जंतुओं की संख्या कम पड़ जाएगी। मतलब सबसे बड़ा क्या है कि संख्या के लिहाज से, संख्या के हिसाब से क्या है सबसे बड़ा जो संघ है वो क्या है बेटा, तो संख्या के हिसाब से मतलब जंतुओं की संख्या के हिसाब से, सदस्यों की संख्या के हिसाब से प्रोटोजोआ जो है वो सभी सदस्यों से बड़ा है, सभी संघों से बड़ा संघ है। याद रखें किसकी बात हम कर रहे हैं, तो प्रोटो जंतुओं की संख्या या सदस्यों की संख्या के हिसाब से। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले जंतु पृथ्वी पर पाए गए और सबसे सरलतम जंतु हैं, और प्रोटोजोआ का अर्थ ही होता है बेटा फर्स्ट एनिमल, मतलब सृष्टि पर पाए जाने वाले सबसे पहले जो जंतु हैं उन्हीं को प्रोटोजोआ कहा गया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 एग्जाम्पल और भी हैं, एक का नाम लिशमैनिया है और दूसरा क्या है बेटा ट्रिपैनोसोमा है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, आप लोग यहाँ देखें। फिर अब क्या है बेटा कि देख रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री, एक संक्षिप्त इतिहास है किसका बेटा कि प्रोटोजोआ का। याद रखें बेटा कि प्रोटोजोआ का जो प्रथम अध्ययन है वो किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक। याद रखेंगे किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कब किया, 1677 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया। और फिर बाद में याद रखें बेटा कि यहाँ से इम्पोर्टेंट ये बात आएगी बेटा कि गोल्डफस क्या है, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही क्या है प्रोटोजोआ संघ नाम दिया। प्रोटोजोआ संघ जो नाम दिया, सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ शब्द का प्रयोग जो किसने किया, तो वैज्ञानिक का नाम है बेटा गोल्डफस। और कब किया, तो 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। क्लियर है। और प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या है बेटा, तो प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। क्लियर है। तो याद रखें कि सबसे पहले किसने देखा प्रोटोजोआ जंतुओं को, तो उत्तर क्या होगा, ल्यूवेनहॉक। किसने देखा बेटा, ल्यूवेनहॉक नामक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा। और संघ प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखें बेटा गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। और अंतिम बात क्या है बेटा कि प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है प्रमुख लक्षण, प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षण हैं। तो प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं प्रोटोजोआ के, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहला लक्षण तो कहाँ पर पाए जाते हैं, हम सबसे पहले किसी भी लक्षण को हम डिस्क्राइब करने से हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका वास स्थान कहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वास स्थान प्रोटोजोआ के सदस्यों का कहाँ पर है, तो जल और गीली मिट्टी। कहाँ पर, जल और गीली मिट्टी या सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, तो फ्री लिविंग है। कैसे हैं, फ्री लिविंग है। याद रखेंगे स्वाश्रयी, फ्री लिविंग है। और फिर कुछ जंतुओं और पौधों में क्या है, सहजीवी भी हैं। कैसे हैं, सिम्बियोटिक। याद रखेंगे सिम्बियोटिक है, सिम्बियोटिक है। और इसके अलावा तीसरा है कुछ जंतुओं में या सहयोजी, या किसी तरह से सहयोजी कॉमेंसल के रूप में पाए जाते हैं। कॉमेंसल के रूप में, या क्या है बेटा परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे कि किस किस तरह से पाए जाते हैं। तो एक तो बताया गया बेटा कि ये कैसे पाए जाएंगे,
सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, सहयोजी भी और परजीवी भी हो सकते हैं। याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो कहाँ पर पाए जाएंगे? जल या गीली मिट्टी में पाए जाएंगे, या इसके अलावा सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं पर पाए जाएंगे। इसके अलावा फिर बताया गया कि कैसे पाए जाएंगे, तो फ्री लिविंग होंगे, फ्री लिविंग होंगे, स्वाश्रयी होंगे, स्वतंत्र जीवी होंगे। और फिर कुछ जंतुओं में क्या हो सकते हैं? सिम्बियोटिक या कॉमन सेल और पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनका शरीर जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कितना है तो बोलेंगे बेटा 0.01 से 3 mm इनका क्या होता है? डायामीटर, व्यास होता है। और प्रायः सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। आगे बताएंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। शरीर की आकृति जो है कोई फिक्स नहीं है। देखेंगे बेटा अनुसार अस्थाई, देखेंगे शरीर की आकृति विविध प्रकार की, प्रायः जाति के अनुसार अस्थाई, मतलब कुछ जातियों में अस्थाई और कुछ में वातावरणीय दशाओं के अनुसार क्या होती है? परिवर्तनशील होती रहती है। मतलब कुछ जातियों, कुछ जाति जो है या कुछ जाति की शरीर आकृति जो है वो तो अस्थाई है, लेकिन कुछ जंतुओं में क्या है? इनकी आकृति परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, मतलब छोटी बड़ी या दूसरे अलग अलग आकार की बदलती रहती है। इस तरह से हुआ। आगे देखेंगे बेटा अगला जो करेक्टर है क्या लिख रहा है कि शरीर जो है वो क्या है? नग्न, मतलब शरीर नग्न या नेक्ड है और महीन पेलिकिल, याद रखेंगे पेलिकिल द्वारा ढका होता है, और कुछ में कठोर खोल पाई जाती है। याद रखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है कि शरीर जो है वो नग्न है और कुछ में पेलिकिल का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण बेटा? पेलिकिल का आवरण पाया जाता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो एक कोशिकीय शरीर में जटिल यौगिकों के अणुओं से बनी विभिन्न कार्य को करने वाली विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए अकेली कोशिका है और उस अकेली कोशिका में अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। याद रखेंगे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या बोलेंगे? छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाएंगी अलग अलग कार्य करने को। एक कोशिकीय शरीर में क्या है कि अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत सी विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। याद रखेंगे ये अंतः कोशिकीय श्रम विभाजन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो अलग अलग संरचनाएं पाई जाएंगी वो अलग अलग काम करेंगी। तो अलग अलग काम करने का हम क्या बोलेंगे? श्रम विभाजन। क्या बोलेंगे बेटा? श्रम विभाजन। याद रखेंगे क्या कहलाएगा? श्रम विभाजन, लेबर डिवीज़न या डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है। अब बोलेंगे बेटा इनका जो शरीर है वो किस स्तर का है? तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इनका शरीर संगठन है वो किस स्तर का है? तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। प्रोटोप्लाज्मिक जीव द्रव्य स्तर का, मतलब इनका अकेली शरीर कोशिका जो होगी वो अकेली होगी और उस अकेली कोशिका में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे छोटे छोटे, वो अलग अलग काम करेंगे। और इसलिए इसे क्या बोलेंगे? या इस प्रकार इसे अंतःकोशिकीय श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, अंतःकोशिकीय, इंट्रासेलुलर। याद रखेंगे क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर कहलाएगा। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है। किस लेवल का है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जीव द्रव्यी स्तर का है। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है कि जो गमन, लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या है? इनमें स्यूडोपोडिया, याद रखेंगे क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया। कुछ जंतुओं में या कुछ सदस्यों में स्यूडोपोडिया और कुछ में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी
सदस्य होंगे जिनमें स्यूडोपोडिया भी नहीं होगा, फ्लैजिला भी नहीं होगा, क्या होगा, सीलिया पाया जाएगा। तो याद रखेंगे इनमें जो लोकोमोटरी आर्गन है, गमन के लिए जो अंग है, वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। 3 अंग 3 प्रकार से पाए जा सकते हैं। लोकोमोटरी आर्गन 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला क्या है, स्यूडोपोडिया, याद रखेंगे स्यूडोपोडिया। दूसरे नंबर का क्या है, फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला है। और तीसरे नंबर का सीलिया है, याद रखेंगे सीलिया है तीसरे। तो कितने ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन। स्यूडोपोडिया को हिंदी में हम बोलेंगे बेटा पादाभ या कूटपाद, और फ्लैजिला को हम कशाभिका बोलेंगे, और सीलिया को हम क्या बोलेंगे, रोमाभ बोलेंगे। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो सकते हैं, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बताएंगे बेटा इनकी कोशिका में मुख्य रूप से या कुछ इनकी कोशिका में एक मुख्य रूप से एक केंद्रक और कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनमें क्या है, एक से अधिक मतलब 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं। याद रखेंगे 1, 2 या कई समान केंद्रक। कुछ में केंद्रक 2 प्रकार के होते हैं, मतलब केंद्रक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, और कुछ में 2 केंद्रक होंगे लेकिन दोनों केंद्रक एक समान। याद रखें केंद्रक 1, 2 या 2 से अधिक या होंगे, लेकिन और कुछ में केंद्रक भी प्रकार होगा, 2 प्रकार का, एक छोटा केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक। माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रो एक याद रखेंगे इस तरह से, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा या लघु केंद्रक, और दूसरा जो होगा मैक्रो जो होगा वो क्या होगा, दीर्घ या गुरु केंद्रक होगा। तो याद रखें इस तरह से कि केंद्रक क्या हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। कुछ और भी करेक्टर्स हैं बेटा किसके, प्रोटोजोआ के, उसको भी हम लोग पढ़ लें। क्या लिखा है बेटा कि जो पोषण है वो जंतु सम, मतलब जंतुओं के समान, कुछ में क्या है पादप सम, मतलब जंतुओं पौधों के समान, और कुछ क्या है बेटा सैप्रोजोइक हैं। क्या है, सैप्रोजोइक मृतोपजीवी हैं, और कुछ कैसे हैं बेटा, तो परजीवी हैं। मतलब कि लगभग सभी प्रकार का क्या है पोषण पाया जा सकता है, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉपिक क्या बोलेंगे, मिश्रित पोषी हैं। कैसे हैं, मिश्रित पोषी। इनमें पोषण क्या होता है, होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोफिटिक या पैरासाइट, कुछ भी प्रकार का हो सकता है। पोषण जंतुसम भी, पादप सम भी, मृतोपजीवी या परजीवी हो सकता है। और इसलिए इस प्रकार के मिश्रण को, इस प्रकार के पोषण को क्या कह सकते हैं, अनेक प्रकार की विधियां पाई जा रही हैं पोषण की, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक या मिश्रित पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित पोषी कहते हैं। अब आगे देखेंगे बेटा लिखा हुआ है जंतु सम सदस्यों में पचाने के, जंतु सम सदस्यों में पाचन खाद्य धानियों में, फूड वैक्यूल्स में, मतलब जो जंतु संपोषण करते हैं, जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करेंगे, उनमें भोजन को पचाने की भी आवश्यकता है। और वो पाचन कहाँ होगा, तो फूड वैक्यूल्स में। याद रखेंगे किस में होगा, फूड वैक्यूल्स, मतलब खाद्य धानियों में होगा। किस में होगा, खाद्य धानियों में होगा। आगे देखेंगे बेटा लिखा हुआ है कि गैसीय विनिमय, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान जो है वो सामान्यतः शरीर सतह द्वारा होता है, सामान्यतः शरीर सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होगा। गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और क्या है बेटा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये सब क्रिया किसके द्वारा होगी, तो या किसके द्वारा होगी, तो शरीर सतह पेलिकल के द्वारा। शरीर सतह क्या है, पेलिकल है, पेलिकल के द्वारा होगा। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। ठीक इसी प्रकार से उत्सर्जन भी विसरण क्रिया द्वारा ही होगा। आगे लिखा है बेटा कि आवश्यकता पड़ने पर, मतलब जब शरीर में जल की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाएगी तो परासरण नियंत्रण होगा। परासरण नियंत्रण द्वारा जल की मात्रा को क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। तो इसी को परासरण नियंत्रण ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है,
संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। याद रखेंगे कैसी वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचन मतलब जिसमें सिकुड़न और प्रसार हो सकेगा, ऐसी वैक्यूल्स, ऐसी रिक्तिकाएं पाई जाएंगी जिनको हम क्या बोलेंगे? संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अंतिम में क्या लिखा हुआ बेटा? वातावरणीय परिवर्तनों और उद्दीपनों के अनुसार क्या है? ये रिस्पॉन्स याद रखेंगे बेटा क्या है कि वातावरणीय जो परिवर्तन है या उद्दीपन के अनुसार ये प्रतिक्रियाशीलता अत्यधिक सरल प्रदर्शित करते हैं। मतलब बहुत ही जटिल नहीं, लेकिन प्रतिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया होगी वो सरल प्रकार की होगी। कैसी होगी? सरल प्रकार की होगी। आगे देखेंगे लिखा हुआ है बेटा जनन जो है वो असेक्सुअल। जनन कैसा होगा? अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का। और फिर बताएंगे बेटा प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में क्या होता है? इनके शरीर पर परिकोष्ठन पाया जाता है, इंसिस्टमेंट की क्षमता होती है। आगे स्लाइड में हम दिखाएंगे क्या लिखा हुआ, इंसिस्टमेंट क्या होता है। देख पा रहे हैं ये अमीबा है, और इस अमीबा को जब प्रतिकूल परिस्थिति लगी तो इसने क्या किया कि अपने चारों ओर एक मोटी कवरिंग काले रंग की क्या बना ली बेटा? मोटी कवरिंग बना ली। आप लोग देख पा रहे होंगे ये मोटी कवरिंग जो काले रंग की दिख रही है, ये क्या है बेटा? इंसिस्ट है। क्या है ये? इंसिस्ट। मतलब इसको, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इंसिस्टमेंट। याद रखेंगे इंसिस्टमेंट बोलेंगे, मतलब परिकोष्ठन बोलेंगे। और जो ये बनी है संरचना, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्ट। क्या बोलेंगे? सिस्ट या पुटी भवन कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। परिकोष्ठन की प्रक्रिया पाई जाएगी। कब पाई जाएगी? प्रतिकूल परिस्थिति में। किस स्थिति में पाई जाएगी? याद रखेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में इंसिस्टमेंट की क्षमता पाई जाती है। किसमें बेटा? तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में। तो यहाँ तक बेटा आज की क्लास रही। प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कल क्या होगा बेटा कि क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर है? तो आज की क्लास यहाँ तक समाप्त होती है। आप लोग नोट्स बनाएंगे और सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।